सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो चलिए आज हम कक्षा 10वीं हिंदी का पाठ 3 सेनापति पढ़ने वाले हैं। अब सेनापति जो कवि हैं उन्होंने अपने पाठ ऋतु वर्णन, जिसमें ऋतुओं का बहुत ही सुंदर तरीके से, और जो ऋतुओं का जब ऋतु आती है ना, बसंत ऋतु के बारे में यहाँ पर बताया गया है। बसंत ऋतु के बारे में कि उनका जब आगमन होता है तब चारों ओर वनों में हो चाहे उपवन में हो, वो किस तरह का दृश्य होता है, उस दृश्य के बारे में हमको बताना चाहा है। ऋतु वर्णन को पढ़ने से पहले आज हम कवि परिचय, जीवन परिचय, जैसा कि हर पाठ के अंदर हम लेते हैं, उसी प्रकार हम आज सेनापति के बारे में एक छोटा सा हम जो इनका जीवन परिचय वह लेंगे। तो सेनापति जो है, ये कवि जो है, इनके जन्म और मृत्यु से संबंधित जो तथ्य प्रमाणित मिले हैं, तो उनमें विद्वान जो है वह एकमत नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इनका जन्म कब हुआ, अलग अलग तिथियां दी गई है। जैसे कि एक विद्वान थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तथा अन्य कुछ विद्वानों ने सेनापति का जन्म जो है वह संवत 1646 बताया है। तो कुछ जो शोध करता है ना, उन्होंने सेनापति का जन्म जो है 1616 ईस्वी को मानते हैं। तो अब आगे जो है ये जन्म के बारे में जो अलग अलग जो तथ्य इकट्ठे हुए थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल और शोधकर्ताओं के द्वारा, तो वो मैंने आपको बताया। तो अभी हम पढ़ने वाला सेनापति ने स्वयं को अनुपवस्ती का निवासी बताया। जो सेनापति यहाँ पर जो ये लेखक है, जो कवि है, इन्होंने अपने आप को अनुपवस्ती, बच्चों अनुपस्ती का मतलब जो आज जो अगर नाम देखे ना वर्तमान में, तो अनूप शहर है। अनूप शहर कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर जो बुलंद जिला है, बुलंद शहर जो है, वहां पर एक छोटा सा गांव करके एक बड़ा शहर भी बोल सकते हैं, है ना, वहां पर ये है। तो सेनापति के पिता गंगाधर दीक्षित बताए जाते हैं कि उनके पिता जो है वो गंगाधर दीक्षित जी थे। कुछ लोग सेनापति को कवि का उपनाम मानते थे। सेनापति जो इनका नाम है सेनापति, ये उपनाम है, किंतु इनका मूल नाम जो है वो उनको पता नहीं। सेनापति की मृत्यु का समय भी अनिश्चित है, तो इनके मृत्यु के बारे में भी पता नहीं है। इनका जो नाम, मूल नाम है, वह भी पता नहीं है। सेनापति जो है ये उपनाम है इनका। अब इनका एक थोड़ा साहित्यिक परिचय मैं आपको अगर देना चाहता हूं, तो साहित्यिक परिचय के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सेनापति जो लेखक है, कवि है, वह एक रीतिकालीन कवि है। अन्य रीतिकालीन कवियों की लीक से हटकर सेनापति ने मौलिक काव्य की रचना की है। मौलिक काव्य की रचना की है। सेनापति ने जो अपनी रचनाएं हैं उनमें ज्यादातर अपने प्रकृति वर्णन के बारे में बड़ा ही सुंदर तरीके से वर्णन किया हुआ है, इसलिए ये लोकप्रिय कवि रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ऋतुओं का वर्णन सबसे ज्यादा अपनी रचनाओं के अंदर किया है। इन्होंने प्रकृति को ही विषय बनाकर, मतलब इन्होंने प्रकृति जो थी, अपना जो नेचर है ना, जो चारों ओर का वातावरण है, उसी को ही अपना विषय बना दिया और उसका आलंबन रूप से वर्णन किया है। बहुत ही विस्तार से, बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने वर्णन किया है। प्रकृति की विभिन्न ऋतुओं को, जो अलग अलग प्रकार की ऋतुएं होती हैं, उनको कवि ने सूक्ष्म निरीक्षण से पूर्ण यथार्थ चित्रण किया है। मतलब जो भी जैसे बसंत ऋतु तो उसका बहुत ही जो है अंदर गहराइयों में जाकर उसका अध्ययन करके अपनी रचनाओं को रचा है। सेनापति जो है रीतिकालीन परंपरा के अनुसार नायकों का नख शिक वर्णन भी इन्होंने किया। उनकी जो कविता में भाव प्रवणता है, मार्मिकता है और चमत्कार का रोचक मिश्रण मिलता है। चमत्कार का रोचक मिश्रण मिलता है। कहने का मतलब है ये जितने भी इन्होंने कविताएं लिखी है उसमें बहुत ही रोचक तत्व जो है हमको सुनने को मिलते हैं। इन्होंने अलंकार के प्रयोग से भी, मतलब ये बहुत ही अच्छे कवि माना गया। इन्होंने अपनी कविताओं के अंदर अलंकारों का ज्यादा प्रयोग किया हुआ है। कवि ने राम भक्ति पर आधारित जो रचनाएं हैं वह बड़ी भावुकतापूर्ण है। तो रचनाएं जो है सेनापति की, 2 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। एक तो है काव्य कल्पद्रुम, एक है काव्य कल्पद्रुम और दूसरी है कवित्त रत्नाकर। कवित्त रत्नाकर, ये 2 इनकी बहुत ही प्रमुख रचनाएं हैं। काव्य कल्पद्रुम में
अब प्राप्य नहीं है, केवल कवित्त रत्नाकर ही उनकी कीर्ति की ध्वजा बनी हुई है। मतलब जो इनकी दो रचनाएं हैं, काव्य कल्पद्रुम और दूसरी है कवित्त रत्नाकर, उनमें से अब जो काव्य कल्पद्रुम है वो तो अभी कुछ खास इतनी अब मतलब इनमें सुनने को नहीं आता है, लेकिन केवल उनकी जो कवित्त रत्नाकर है उनकी वो जो है उनकी ध्वजा बनी हुई है कीर्ति की, मतलब उनके यशों का बखान करती है। वो केवल एक ही रचना है जिसका नाम है कवित्त रत्नाकर। तो आइए अब हम ऋतु वर्णन के अंदर सबसे पहला कवित्त लेने जा रहे हैं, पहला काव्यांश लेने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको शब्दार्थ और इसके भावार्थ को मैं आपके सामने रखूंगा। चलिए, बरन बरन तरु फूले उपवन बन। अब हर पंक्तियों को मैं एक शब्द का अर्थ भी बताऊंगा कि बरन बरन तरु, बरन बरन का मतलब होता है अलग अलग जो रंग होते हैं वो, तरु का मतलब होता है वृक्ष, फूले उपवन में, सोई चतुरंग संग दल लही यतु है, सोई चतुरंग, सोही चतुरंग, चतुरंग का मतलब होता है सेना के जो चार अंग होते हैं, जैसे हाथी है, घोड़ा है, पैदल सेना है और रथ है, वो उसके लिए चतुरंग का प्रयोग किया गया है। लही यतु का मतलब होता है संग लिए हुए, बंदी चीनी बोलत बिरद बील कोकिल है, कोकिल का मतलब कोयल, बंदी का मतलब यशगान करने वाले, जीनी का मतलब होता है समान। गुंजत मधुप गान गुनु गही यतु है, मधुप का मतलब होता है भौरे, गही यतु का मतलब होता है ग्रहण करना। आवे आस पास पुहपन, पुहपन का मतलब होता है फूलों की सुबास सोई, सुबास का मतलब होता है सुगंध, फूलों की सुगंध। सोने की सुगंध मांझ, मांझ का मतलब होता है बीच में, सने रही यतु है, शोभा को समाज, सेनापति सुख साज आज, आवत बसंत ऋतु राज कही यतु। अब ये बहुत ही सुंदर, अगर हम ऋतु वर्णन का देखें, ऋतु वर्णन के अंदर इन्होंने प्रस्तुत पहली जो पूरी कविता जो है वह बसंत ऋतु के आगमन, जैसे कोई राजा जब आता है, जब राजा का आगमन होता है तब चारों ओर राज्य के अंदर किस प्रकार से राजा के आगमन पर उसका यशोगान या उसका बखान करती है और उनका स्वागत सत्कार करती है, ठीक इसी प्रकार जब बसंत ऋतु आती है तो चारों ओर वातावरण के अंदर, चाहे वन हो चाहे उपवन हो, वहां पर किस किस प्रकार की जो है महक होती है, खिल उठती है, फूल खिल उठते हैं, बाग बगीचे किस प्रकार से अपने आप को बताते हैं, तो उसका एक बहुत ही सुंदर चित्र वर्णन इसके अंदर किया है। चलिए, तो आज हम ये पढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको हर बार बताता हूं कि कोई भी कविता आपको दे दिया जाता है, काव्यांश एक दे दिया जाता है, उसके सब प्रसंग व्याख्या हमको करनी रहती है। तो सब प्रसंग मैंने आपको हर बार बताया, चलिए इस बार में मैं आपको बताता हूं। तो इसके अंदर आपको जो है किस प्रकार से आपको ये सब प्रसंग लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत कवित्त या काव्यांश में जो कवि है सेनापति की रचना कवित्त रत्नाकर, जो मैंने आपको दो रचनाएं बताई थी, उसमें से कवित्त रत्नाकर के से हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित ऋतु वर्णन पाठ 3 से लिया गया है। इस कवित्त में कवि ने वसंत ऋतु को ऋतुराज बताया है और उनके आगमन पर प्रकृति के जो विविध जो दृश्य होते हैं उनका सुंदर वर्णन किया है। चलिए आज हम अभी इसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या को ले तो इसके अंदर लिखा हुआ बरन बरन तरु फूले उपवन बन। तो व्याख्या करते हुए जो सेनापति जो कवि है वह कह रहे हैं कि राजा वसंत आ रहे हैं, ऋतु जो वसंत को है एक राजा के समान माना गया और वो राजा आ रहे हैं, मतलब वसंत ऋतु आ रही है, उनके साथ उनका सारा राज समाज आ रहा है, उनके साथ उनका सारा राज समाज आ रहा है। बसंत ऋतु आने पर वनों और उपवनों में विविध रंग रूपों वाले फूल व वृक्ष जो है वह फूलों से सज गए। जिस प्रकार वसंत ऋतु आती है तब वनों के अंदर तरह तरह के फूल होते हैं, वो फूल जो हैं सज गए हैं क्योंकि वसंत ऋतु आ रही है। सोई चतुरंग संग दल दल लहियुत है, बंदी चीनी बोलत बिरद बील कोकिल। अब इसके अंदर क्या कहा गया है कि यही ऋतुओं के राजा वसंत के साथ आ रही चतुरंगिनी सेना है। जैसे वसंत ऋतु आ रही है तो उनके साथ साथ जो है चतुरंगिनी सेना भी आ रही है। जैसे कि एक राजा जब आता है तो उनके राजा जो है हमेशा अपने साथ 4 सेनाएं लेके आता है,
जैसे हाथी पे बैठे हुए सेना अलग होती है, घोड़े पे अलग होती है, रथ पे अलग होती है और पैदल सेना अलग होती है, वैसे ही वन उपवन में जब ये वसंत ऋतु आ रही है वो भी अपने साथ साथ अपनी चतुरंगिनी सेना लेते हुए आ रहे हैं। कोयल का कूकना ही राजा, वसंत के गुण गानों द्वारा उनके यश का वर्णन है। जब वसंत ऋतु आ रही है तब वनों के अंदर कोयल कूक रही है, कहने का मतलब है वसंत ऋतुओं का राजा आ रहा है, ऋतुओं का राजा आ रहा है, जिसमें कोयल का कूकना ही उसके यश का बखान कर रहा है। जिस प्रकार से एक राजा जब आता है तब बाग बिगुल बजाए जाते हैं, उसी प्रकार कोयल भी कूक रही है क्योंकि वसंत ऋतु आई है। गुंजत मधुप गान गुण कही ऋतु आवे आस पास कुहुपन की सुवास हुई। इसके अंदर कहा है कि फूलों पर गुंजार कर रहे भौरे संगीतकारों का रूप ग्रहण कर रहे हैं। मतलब फूलों पर जो भौरे हैं वह मधुर धुनिया जो है वह संगीत के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, मतलब गा रहे हैं। चारों ओर से फूलों की सुगंध आ रही है, चारों ओर से फूलों की सुगंध आ रही है। सोने के सुगंध माजे सने रही ऋतु है। इससे पहले हमने देखिए आवे आस पास ऊपर की सुबास हुई, आवे आस पास, चारों ओर, आवे आस पास मतलब चारों ओर आस पास वन के जो फूल है वहां से किसकी खुशबू आ रही है? फूलों की खुशबू आ रही है। सोने के सुगंध माज सने रही तो है, शोभा को समाज सेनापति सुख साज राज। और आगे कहा है कि जो सोने के सुगंध होने की दुगना आनंद, सोने के सुगंध होने की दुगना आनंद होने की कहावत सिद्ध कर रही है। एक कहावत है कि सोने में सुगंध होने की दुगना आनंद, कहने का मतलब है कि सरसों के सोने जैसे पीले फूलों के साथ सुगंधों का छा जाना। आगे देखिए, शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज आवत बसंत ऋतु राज कही ऋतु है। और अंत में क्या कहते हैं सेनापति कि सोने के सुगंध होने की बात प्रत्यक्ष कर रहे हैं इसके अंदर, और आज चारों ओर सुंदरता छाई हुई है, सभी प्राणी सुखों में हो रहे हैं, और यह सारा साज काज बाज ऋतु वसंत के आगमन के उपलक्ष्य में हो रहा है। मतलब वनों के अंदर चारों ओर चाहे प्राणी हो, चाहे फूल हो, वृक्ष हो, फूल पेड़ पौधे हो, वृक्ष हो, इन सब में क्या हो रहा है? एक नया जो है हर्षोल्लास की उमंग पैदा हो रही है, चारों ओर जो है खुशी सा माहौल छाया हुआ है। तो पहले पवित्र के अंदर आपको जो मैंने ये भाव बताया, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो आप इसको लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। वैसे ही मैं पाठ का अंत में मैं आपको एक बहुत ही अच्छा शानदार पीडीएफ फाइल भेजूंगा जिसको आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में करना है। तो धन्यवाद। अगला जो है ये पार्ट पहला था, पार्ट 2 और पार्ट 3, 3 पार्ट बनाएंगे जिसमें ये हमारा चैप्टर पूरा। धन्यवाद।